हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को, और उसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 18 और आर्टिकल नंबर 19 के बारे में, यानी 17, 18 और 19। ये तीन आर्टिकल के ऊपर आज हम लोग डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो इत्मीनान से इस क्लास को पूरा कीजिएगा। इसके पहले के जितने भी आर्टिकल हैं वो आपको पढ़ा दिए गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो आइए देखते हैं। जिस किसी को हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए या हमारे पेड क्लास नोट्स चाहिए, वो विजिट करें हमारे वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.study91.org। और एक बात और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि कितने विषय की क्लास आपको दी जाती है और कौन कौन से वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। तो जो जो भी विषय आपको पढ़ना हो आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए, वहाँ आकर के हर विषय की तैयारी आप फुल डिटेल में कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, सबसे आखिरी बात, किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आया करो तो प्लीज़ दोस्तों उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए, आपसे विनम्र निवेदन है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अनुच्छेद 17 हमें पढ़ना है, ये अनुच्छेद 17 हमें किसके बारे में बताता है। देखिए, अनुच्छेद 17 में सीधे सीधे जो बातें लिखी हैं वो लिखा है सामाजिक विषमता और विशेषाधिकार की समाप्ति, बस इतना ही लिखा है। लेकिन ये बड़ा टिपिकल वर्ड है अपने आप में। सामाजिक विषमता क्या है या जो विशेषाधिकार है उसकी समाप्ति कैसे हो, तो समाप्ति करने से पहले उन विशेषाधिकारों को हमें जानना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि आखिर उन विशेषाधिकारों की समाप्ति कैसे, और इन अनुच्छेद 17 में ये प्रावधान क्यों किया गया। तो देखिए, इसके बारे में आपको बता रहा है कि इसके अनुसार, अनुच्छेद 17 के अनुसार, छुआछूत जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है और यह एक दंडनीय अपराध है। यानी कि अगर आप छुआछूत को लेकर के किसी से आप भेदभाव करते हैं तो यह सिर्फ अपराध की श्रेणी में नहीं आता, यह एक दंडनीय अपराध है। मतलब कि आपको सजा हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। आपको केवल जुर्माना ही नहीं, आपको जेल में रह करके आपको दिन वहाँ काटना पड़ सकता है। तो छुआछूत जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 के तहत कह रहा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का व्यवहार में क्रियान्वित करने के लिए, मतलब अगर इसका प्रैक्टिकली हम देखें कि क्या है अभी, तो कह रहा है कि 1955 में संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया गया जिसे छुआछूत प्रतिसिद्ध अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, इसका बताने का मतलब सिर्फ यही है कि हमारी संसद में सन 1955 में एक नियम बनाया गया। सबसे पहले जाहिर सी बात है विधेयक प्रस्तुत किया गया, उस पर सभी लोगों ने अपना सहमति दिया और उसके बाद वह क्या हो गया, अधिनियम में कन्वर्ट हो गया। उस अधिनियम को नाम दिया गया छुआछूत प्रतिसिद्ध अधिनियम। याद रहेगा, छुआछूत प्रतिसिद्ध अधिनियम 1955 में संसद के द्वारा पास किया गया और उसमें छुआछूत से संबंधित कानूनों का जो है निर्धारण किया गया कि क्या क्या कानून रहेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि उसका नाम बदलकर, इस पूरे अधिनियम का नाम बदलकर 1976 में क्या रख दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। जो छुआछूत प्रसिद्ध अधिनियम था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, उसका नाम बदल करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में रख दिया गया। दोस्तों, कभी से हम लोग बात कर रहे हैं छुआछूत छुआछूत, ये छुआछूत का मतलब होता क्या है, छुआछूत का अभिप्राय क्या है। तो अगर हम छुआछूत को जानना चाहें तो एक बात याद रखिए कि छुआछूत के बारे में हमारे संविधान में ना कोई जिक्र किया गया है, ना उसको किसी तरह से परिभाषित किया गया है। इसके अलावा जो संसदीय अधिनियम आए हैं, 1955 वाला हो चाहे 1976 में हो, इसमें भी छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखिए इन दोनों जगहों पर, यानी हमारा संविधान भी छुआछूत को परिभाषित नहीं करता है और जो संसदीय अधिनियम आया वो भी इसको परिभाषित नहीं करता है। लेकिन 1976 में जब इसका नाम बदला गया, ठीक, 1955 के बाद जब 76 में नाम बदला गया तो छुआछूत को थोड़ा सा डिफाइन किया गया, पूरी तरह से उसको परिभाषित न करके थोड़ा सा वहां पर इंडिकेट किया गया पॉइंट वाइज कि छुआछूत में किन चीजों को माना जाएगा। तो विशेषकर तीन तथ्य आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। कह रहा है किसी का जाति सूचक शब्द के द्वारा अपमान करना, ये भी एक तरह का छुआछूत का पर्याय है। जैसे अभी ऐसे टिप्पणी करना तो अच्छा नहीं है, बट अगर हम आज की प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, जैसे कोई यादव समाज के हैं तो लोग बोलते हैं ना अहिरा, तो ऐसे में क्या होता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पर छुआछूत का मतलब सिर्फ एससी और एसटी से नहीं लगाया जा रहा है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को किस तरह से बुलाया जा रहा है या उनको जाति सूचक शब्द से संबोधित किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है। कह रहा है किसी भी जाति का,
किसी भी जाति का सूचक शब्द, जाति सूचक शब्द द्वारा अपमान करना, ये छुआछूत वाली कैटेगरी में आ जाता है, उसमें पर्याय में आ जाएगा। जैसे मान लो हम ही लोग गुप्ता हैं, तो गुप्ता में कई कैटेगरीज होते हैं, जैसे एक तेली कैटेगरी होता है, एक कानू कैटेगरी होता है, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। लोग बोलते हैं ना, ऐसे जाति सूचक शब्द में बुलाते हैं लोग तेलिया, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, या हम किसी धर्म विशेष की बात कर लें, जैसे जो मुस्लिम हैं उनको मियाँ करके बोलते हैं, तो ये क्या है, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी को भी अपमानित करना, ये छुआछूत के पर्याय माना जाएगा। और आगे बता रहा है कि जाति के आधार पर सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से रोकना, यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जान करके कि वह किस जाति का है और कोई सार्वजनिक स्थान है, सपोज करिए कोई मनोरंजन करने की जगह है, कोई पार्क है, कोई अस्पताल है, कोई ऐसा जगह जहां सार्वजनिक हो। देखिए सार्वजनिक, यहां एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सार्वजनिक स्थान, ठीक है। तो कह रहा है कि सार्वजनिक मतलब जहां सभी लोग आ जा सकते हैं, उन जगहों पर जाति के आधार पर प्रवेश करने से रोकना, यानी उनको प्रवेश देने से मना करना, यह भी छुआछूत का पर्याय माना जाएगा। जाति के आधार पर किसी को सामाजिक सेवा से वितरित करने से इनकार करना, ठीक है, कि आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। होता है ना कि बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, किसी को सार्वजनिक रूप से मिल रही हैं, और जाति विशेष के आधार पर आप कहो कि नहीं ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी, तो ये सब भी क्या होगा, छुआछूत का पर्याय माना जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर इस तरह की टीका टिप्पणी की जा रही है, तो अनुच्छेद 17 का सीधा सीधा उल्लंघन है, सीधा सीधा उल्लंघन है। तो मोटी मोटा जो बात थी अनुच्छेद 17 की, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। छुआछूत के बारे में विशेषकर इसमें बातें लिखी गई हैं, तो उसको आप इन चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 18 के बारे में। देखिए अगर हम संविधान को पढ़ रहे हैं ना, तो जो भी उसकी टिपिकल चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ वो जो समझाना चाह रहा है, वो हमको जानना जरूरी होता है। और स्टडी 91 आपको केवल सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ों को प्रेजेंट करता है, ताकि कम से कम शब्दों में आप बेहतर ढंग से चीज़ों को याद रख सकें। चलिए बढ़ते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में। देखिए इसमें उपाधियों का अंत ऐसा बताया गया। तो किन उपाधियों का अंत, आपको भी पता होगा पुराने समय में बहुत सारे लोगों को कई तरह की उपाधियां दी जाती थी। नाइटहुड का उपाधि आपने सुना होगा, ठीक है, सर की उपाधि सुना होगा, ठीक है, कैसरे हिंद की उपाधि सुना होगा। तो इस तरह की बहुत सारी उपाधियां हुआ करती थी पुराने समय में। लेकिन अनुच्छेद 18 के तहत, यानी जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, तो मूल अधिकार में अनुच्छेद 18 में यह जगह दिया गया कि उपाधियों का अंत। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं समता का अधिकार, पहले ही बता दे रहा हूं आपको, हम लोग पढ़ रहे हैं समता का अधिकार। समता मतलब समानता का अधिकार, समानता मतलब हमारे देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके बीच में समानता होगी। यानी कोई भी ऐसी इस तरह का कार्य नहीं होगा जिसके द्वारा किसी एक की निंदा की जा सके, चाहे वो जाति विशेष हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो धर्म विशेष हो, किसी भी तरह से उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। तो समता के अधिकार में उपाधियों के अंत के लिए भी एक जगह दिया गया अनुच्छेद 18 में। कह रहा है राज्य के द्वारा किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। पहले के जमाने में केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तमाम उपाधि दिया जाता था, लेकिन अनुच्छेद 18 के तहत इसको प्रतिबंधित कर दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की उपाधि नहीं दी जाएगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन जहां पे लेकिन लिख लेता है वहां पे थोड़ा सा सोच लिया करिए। लेकिन अगर किसी तरह की शैक्षणिक उपाधि है, किसी तरह की सैनिक उपाधि है, तब उसको दे सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपने पढ़ाई में डिग्री हासिल कर ली हो, डिग्री के अलावा उसने पीएचडी कर लिया हो, तो उसको एक उपाधि मिल जाती है डॉक्टर, होता है ना, डॉक्टरेट कर लिया है। डॉक्टर मतलब डॉक्टरेट, तुम लोग बोलते हैं ना डॉक्टर फला हो गए, ठीक है। तो जो डॉक्टर हम लोग उपाधि लगा रहे हैं, ये उसकी शैक्षणिक उपाधि है। हाँ ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत के बारे में बताता है, लेकिन शैक्षणिक उपाधियां और सैनिक उपाधियां ये दी जा सकती हैं, इनमें कोई रोक टोक नहीं है। तो हमने पढ़ लिया, हमने पीएचडी कर लिया तो हम डॉक्टर हो गए। या सैनिक उपाधियों की बात कर लें, जैसे किसी को जनरल बना दिया गया, किसी को कर्नल बना दिया गया, किसी को मेजर बना दिया गया, ठीक है। तो इस तरह की उपाधियां भी दी जा सकती हैं, इनमें रोक नहीं है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। करा भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों से किसी भी तरह की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा चीज है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग देखते होंगे कभी कभी हमारे राष्ट्रपति को किसी दूसरे देश के किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या वहां की सरकार के द्वारा मानद उपाधि से जो है सम्मानित किया जाता है। दोस्तों सम्मानित तो हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसके सामने, तो एज ए सम्मान होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय नागरिकों के लिए विदेशी राज्यों से किसी भी तरह की उपाधि लेने के लिए मना किया गया है, ये ध्यान रहे आपको। उसके अलावा बता रहा है कि कोई व्यक्ति जो भारतीय नहीं है, ध्यान से सुनिएगा,
कोई व्यक्ति जो भारतीय नहीं है परंतु वह भारत के राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर है। देखिए बता रहा है कि भारतीय नहीं है लेकिन लाभ के पद पर है, ठीक है, अथवा किसी ट्रस्ट में कार्य कर रहा है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि नहीं ले सकता। ठीक है, उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, जबकि यहाँ बता रहा है कि वह भारतीय नागरिक नहीं है, उसके बावजूद भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वो उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता। इसके अलावा वह विदेशी राज्य से किसी भी तरह का उपहार, उपलब्धि अथवा पद भी नहीं ले सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ विवाद आता है हमारे सामने, उठ करके खड़ा होता है इस अनुच्छेद 18 पे कुछ विवाद आते हैं। 1955 में जो संघ सरकार थी उसके द्वारा भारत रत्न की घोषणा हो गई। एक्चुअली में यह घोषणा तो 1954 में ही हो चुकी थी, लेकिन 55 में पहली बार इसको बांटा गया। ठीक है, तो भारत रत्न हमारे सामने आया, पद्म विभूषण सम्मान आया, पद्म भूषण आया, पद्मश्री आया, इन जैसे अनेक पुरस्कारों की शुरुआत की गई। तो जो आलोचक थे उन्होंने आलोचना किया कि भाई ये तो समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। अभी पीछे बताया गया कि किसी भी तरह की उपाधियां नहीं ली जाएंगी। अनुच्छेद 18 में समानता का अधिकार के तहत जो है उपाधियों का अंत कर दिया गया। दूसरी तरफ भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे तमाम पुरस्कारों की शुरुआत किया और जो आलोचक थे उनको मौका मिल गया आलोचना करने का और उन्होंने आलोचना किया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये समाजवादी विचारों के भी विरुद्ध है। ये जो कार्य कर रही है सरकार, ये समाजवादी विचारों के विरुद्ध है। इसलिए 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उसने इन पुरस्कारों को समाप्त कर दिया। ठीक है, लेकिन वापस कुछ समय बाद इन पुरस्कारों को फिर से शुरू कर दिया गया। जब जनता पार्टी सरकार की खत्म हुई, कांग्रेस की सरकार वापस बहाल हुई, उसके बाद ये पुरस्कार फिर से शुरू कर दिए गए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा आगे है। तो इस तरह की जो आलोचना हुई, इस पे हमारा जो न्यायपालिका था उसका क्या डिसीजन था, उसका क्या निर्णय था कि ये समाप्त कर दिया जाना चाहिए या ये अनुच्छेद 18 का वाकई में उल्लंघन हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी तो आया होगा, तो जरूर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो कुछ भी प्रदान किया गया, ठीक है, जिस भी हम उपाधियों के अंत की बात करेंगे और जो कुछ भी प्रदान किया गया, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, डिटेल में समझिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये सब पुरस्कार हैं। ये सब क्या है? ये सब अवार्ड हैं, ना कि उपाधि हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में मेंशन किया कि जिस भारत रत्न, जिस पद्म भूषण या विभूषण या श्री की बात आप लोग कर रहे हैं, जो आप लोग आलोचना कर रहे हैं, यह एक्चुअली में कोई उपाधि नहीं है, यह एक्चुअली में कोई टाइटल नहीं है। यह क्या है? यह एक अवार्ड है और इसे दिया जा सकता है। पुरस्कार के द्वारा व्यक्ति के विशिष्ट प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए उसको सम्मानित किया जाता है और यह जरूरी है। क्यों? कि उससे व्यक्ति विशेष का मनोबल बढ़ता है। उसके अलावा उससे जुड़े अन्य जो भी व्यक्ति हैं उनके अंदर भी कुछ अच्छा करने की जागृत मन जो है उनका जागृत होता है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये टाइटल है ही नहीं, ये उपाधि है ही नहीं कि इसको हटा दिया जाए। ठीक है, ये उपाधि होता तब तो इसका अंत करते हैं, तब तो यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करता है। एक्चुअली में तो उपाधि है ही नहीं, यह तो एक अवार्ड है, यह तो एक पुरस्कार है, जिसे समानता के विरुद्ध कहना उचित नहीं है। और उसके बाद क्या, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो लोगों को मानना पड़ गया। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि इन पुरस्कारों का प्रयोग व्यक्ति के नाम के साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी किसी को भारत रत्न मिल गया तब उसके नाम के आगे या पीछे भारत रत्न के लगा करके उपाधि के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको उपाधि नहीं है ऐसा बताया जा चुका है। वह क्या है? वह एक अवार्ड है। तो अवार्ड को आपके अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अवार्ड, ठीक है, उपाधियों को लगाया जाता, अवार्ड को नहीं लगाया जाता। तो ये कुछ डिसीजन था। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज तो मेरी क्लास यहीं समाप्त होने वाली थी, बट मुझे लगा कि बड़ा छोटा हो जाएगा टाइम, तो थोड़ा सा और मैंने आगे बढ़ा दिया। पढ़ना है, ये है कि नहीं? तो दूसरा वीडियो लेक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं, इसी में मैंने जोड़ दिया। तो आइए आगे शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे समता का अधिकार और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राइट टू फ्रीडम ये बताया गया अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। बड़ा टिपिकल है, सब तो नहीं, केवल अनुच्छेद 19 अपने आप में बहुत ही बड़ा अनुच्छेद है, बहुत ही बड़ा आर्टिकल है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे
और आज की क्लास अनुच्छेद 19 को भी मैं पूरा समाप्त नहीं कर पाया हूं, कुछ चीजें शेष रह गई हैं, तो वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। पहले आइए देखते हैं, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में राइट टू फ्रीडम की बात की जाती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 19 का सब आर्टिकल 1, इसके द्वारा जो मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं, वो कुल 6 तरह की स्वतंत्रताएं प्रस्तुत की गई हैं। एक्चुअली में जब ये बना था उस समय 7 तरह की स्वतंत्रताएं होती थी उस समय, लेकिन बाद में उसमें से एक को हटा लिया गया और इस तरह क्या हो गया, वहां पे केवल 6 मूलभूत स्वतंत्रता हो गई। तो लोग रटे हैं, ठीक है, कि वहां पे 6 ही है, 6 है, 6 है, 6 है। एक्चुअली में कितना था, 7 था। बाद में कितना हो गया, 6 हो गया। वो जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया वो यहीं से हटाया गया, ठीक है। वो अनुच्छेद 19 सब आर्टिकल 1 और उसके बाद क्या च आर्टिकल था, उसमें से उसको हटाया गया। फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं, तब अभी आगे आपको बताता हूं कि कैसे। तो उन 6 में पहले कौन कौन सा है देखिए, कह रहा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब थोड़ा सा मैं बताते चल रहा हूँ हल्का हल्का, अभी इसको डिटेल में भी पढ़ते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आप किसी से किसी भी तरह की अपनी बातचीत कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को प्रेजेंट कर सकते हैं दूसरों के सामने, ये आपको स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत। शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता मतलब आप शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी तरह का सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि समाज में व्यवधान उत्पन्न न हो। मतलब आपके द्वारा जो सम्मेलन किया जा रहा है उससे किसी तरह की परेशानी और संकट नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है। आगे संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। आप किसी भी तरह का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लोग मिल करके, टीम मिल करके फेडरेशन जैसी चीजें बना सकते हैं। भारतीय राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता मतलब आप जितना भी हमारा भारतीय राज्य क्षेत्र है, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, इन सभी जगहों पर आ सकते हो, जा सकते हो, वहां पर आपको निवास करने की स्वतंत्रता और बस जाने की स्वतंत्रता भी दी जाती है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की भी स्वतंत्रता आपको दी जाती है। कहीं भी भारत के किसी भी स्थान पर जाकर के आप अपनी आजीविका, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। जैसे जो लक्षद्वीप कर ले, मैं अगर लक्षद्वीप की बात कर लूँ या अंडमान निकोबार की बात कर लूँ, तो वहाँ पर कुछ द्वीप को रिस्ट्रिक्शन के तहत रखा गया, प्रतिबंधित किया गया है। वहाँ जाने के लिए आपको भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, बिना परमिशन के आप वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो कुल 6 हैं, आगे और भी डिटेल में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो बस आप सुनते चलिए। अनुच्छेद 19 का जो सब आर्टिकल 1 था उसमें कुल 7 स्वतंत्रताएं की बात किया गया है, ठीक है। लेकिन उनमें से सब आर्टिकल 1 उसके अंदर च का जो था उसमें बताया गया था संपत्ति के अर्जन यानी कमाना, धारण और बयान के अधिकार की स्वतंत्रता। इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था उसके तहत इसको निरसित कर दिया गया, मतलब यहां से हटा दिया गया। बाद में इसके लिए जगह बनाया गया अनुच्छेद 300 क, कौन सा, अनुच्छेद 300 क में इसको ले जाके रखा गया संपत्ति के अधिकार को। तो याद रखिए, कभी कभी आपका पेपर अगर टिपिकल बनता है तो पूछ सकता है कि संपत्ति का जो अधिकार यहां से हटाया गया वो एक्चुअली में किस जगह से हटाया गया, तो आपको बताना पड़ेगा 19(1) च, याद रखना पड़ेगा 19(1) च, ऐसे करके याद रखो ताकि याद रहे। उसके अलावा 44वें संविधान संशोधन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसका टाइम पीरियड जो 1978 है ये भी ध्यान देना होगा। आगे भी ध्यान दीजिए, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा है यहां पर। कह रहा है कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल और केवल नागरिकों के लिए है, किसी विदेशी के लिए नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ध्यान रहे कि अनुच्छेद 19 में जो अधिकार दिए गए हैं यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, किसी विदेशी व्यक्ति के लिए नहीं है। और नागरिक जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, नागरिक से तात्पर्य नैसर्गिक व्यक्ति से, मतलब जिसका जन्म हुआ है उस तरह के व्यक्ति से है। अतः विधिक व्यक्ति, जैसे हम विधिक व्यक्ति किसको बोलते हैं, जिससे कंपनी हो गया, निगम हो गया, कोई पार्टनरशिप फर्म हो गया, कोई बड़ा जो है फेडरेशन हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उसको कोई भी अधिकार उपलब्ध नहीं है, जबकि उनको भी हमारे भारत में नागरिक के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बशर्ते वो विधिक नागरिक हैं, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है उनको, ठीक है। लेकिन यहां पर नैसर्गिक व्यक्ति, ठीक है, नैसर्गिक व्यक्ति ये बात कर रहा है, तो केवल उन्हीं को ये तरह के अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक और यहां पर लेकिन किंतु परंतु बड़ा खतरनाक लग गया है कि कंपनी के जो अंशधारी हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो दावा कर सकते हैं। ये भी याद रखिए। तो पेपर को टिपिकल बनाने के लिए इस तरह से कठिन चीजें आपके सामने दे सकता है।
और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद 19 के दो भाग डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, अभी वो दो भाग क्यों डिसाइड किए गए हैं, ध्यान रहे, अनुच्छेद 19 को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो अनुच्छेद 19(1), ठीक है, और उसमें क से लेकर छ तक की चीजें, क से लेकर के छ तक की चीजें, इसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और दूसरा पार्ट है अनुच्छेद 19 का खंड 2 यानी सब आर्टिकल 2। ठीक है, तो 2 से लेकर 6 तक इनमें मूल अधिकारों पर आरोपित निर्बंधन के बारे में बताया गया, यानी जो रिस्ट्रिक्शन है उसके बारे में बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 दो तरह से आपको पढ़ना है। एक तो मूल अधिकारों का वर्णन किस तरीके से है यह भी आपको पढ़ना है, और दूसरा उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है यह भी आपको पढ़ना है। तो आइए आगे देखते हैं और डिटेल में इन चीज़ों को समझते हैं। तो अनुच्छेद 19(1) में क्या लिखा गया है, एक में क में क्या लिखा गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इंग्लिश में बोलें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है, पहली बात तो देखिए कि हमको यहाँ पर इन दोनों को मिला करके पढ़ना है, यानी अनुच्छेद 19(1) क के साथ हमें अनुच्छेद 19 का खंड 2 मिला करके पढ़ना है, तभी हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। क्यों, क्योंकि एक तरफ ये मूल अधिकार पढ़ना है, दूसरी तरफ निर्बंधन यानी जो रिस्ट्रिक्शन है उस पर भी बराबर ध्यान देना है। तो मूल अधिकार क्या क्या है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया प्रेस की स्वतंत्रता, आपसे पूछता है एग्जाम में कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो बताना पड़ेगा आपको अनुच्छेद 19(1). ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, यानी सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है, यह भी एक मूल अधिकार है। विज्ञापन की स्वतंत्रता, आप किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता आपको दिया गया है। और नॉलेज का अधिकार, ठीक है, यानी जानने का अधिकार, अगर कोई चीज़ आपको जानना है, ठीक है, तो जानने का अधिकार भी आपको दिया जाता है। मतदाता को सूचना का अधिकार भी दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चुप रहना चाहते हैं तो चुप रहने का भी एक अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कहीं पे प्रेयर हो रहा है, कहीं पे राष्ट्रगान हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कई लोग होता है ना कि भाई आप राष्ट्रगान क्यों नहीं गा रहे हो, तो ये भी आपका एक अधिकार है कि आप चुप रहें। कहीं पे अगर लोग बोल रहे हैं तो वहां पे अगर आप चुप हो तो चुप रहना भी एक आपका अधिकार है, ये भी ध्यान दीजिएगा, यह अनुच्छेद 19(1) में बताया गया है। सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार, इसके अलावा विदेश जाने का भी अधिकार आपको दिया गया है। प्रदर्शन एवं धरना का अधिकार और हड़ताल एवं बंदी का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 10-11 अधिकार यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर मूल अधिकार के तौर पर मिलता है। अब जो रिस्ट्रिक्शन है उस पर भी थोड़ा देख लें। देखिए, कुल मिला जुला के जितने भी अधिकार अभी अभी मैंने आपको पढ़ाए, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आप भारत की प्रभुता एवं अखंडता को टूटने नहीं देंगे, उसके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। तो ये आपको चीज़ें आज पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा इन तथ्यों को जो भी मूल अधिकार उनका प्रयोग करते हुए आप राज्य की सुरक्षा का भी जिम्मा लेंगे। ठीक है, आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता या राज्य की सुरक्षा या हमारे देश की स्वतंत्रता सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के खंड 2 के तहत रिस्ट्रिक्शन को बताया गया, वो रिस्ट्रिक्शन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगला है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। ठीक है, यह भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप किसी भी दूसरे देश के साथ किसी तरह का मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं करेंगे, लोक व्यवस्था का ध्यान रखेंगे, शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में काम करेंगे, न्यायालय की अवमानना नहीं करेंगे, उसका अपमान नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो आपको मानना पड़ेगा। आप अपने द्वारा आप कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे न्यायालय का अपमान हो। ठीक है, मानहानि के बारे में भी यहाँ बताया गया है, और उसके अलावा अपराध के उद्दीपन के संबंध में भी व्यवस्था किया गया है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और इन रिस्ट्रिक्शन को अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ठीक है, और समय तो है ही हमारे पास, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। देखिए, उच्चतम न्यायालय के द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हेट स्पीच यानी गलत तरह का जो भाषण होता है, ठीक है, हेट स्पीच शामिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या किसी समुदाय के खिलाफ या उसके विरुद्ध
दुर्भावना बढ़ाना ये हेट स्पीच कहा जाता है। मतलब आप कोई ऐसी स्पीच दे रहे हो जिससे किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचे, जिससे किसी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचे या किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचे। आप किसी ऐसे जो है स्पीच को आप लोगों के सामने नहीं दे सकते। मतलब अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपने विचारों को रख सकते हैं, लेकिन दूसरे का हित भी देखते हुए उसको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, यह दुर्भावना नहीं पैदा करना आपको। ठीक है, आगे कह रहा है न केवल नैतिकता के विरुद्ध है, इस तरह का हेट स्पीच न केवल नैतिकता के विरुद्ध है बल्कि यह लोक व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती बन जाती है। अगर इस तरह के हेट स्पीच आते हैं तो यह एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए जो हमारा इंडियन पेनल कोड है, ठीक है, इंडियन पेनल कोड जिसको आईपीसी बोलते हैं, उसकी धारा 499, मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, करा आईपीसी की धारा 499 को संवैधानिक माना। और इस आईपीसी की धारा 499 में है क्या, करा उसके अनुसार अब व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी को मानहानि की स्वतंत्रता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लाइन है वही लाइन में पढ़ के बता रहा हूं आपको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी को मानहानि की स्वतंत्रता नहीं है। अब आप कहोगे सर कैसे, आइए मैं आपको डिटेल करके पढ़ाता हूं, डिस्क्राइब करके इसको। कह रहा है कि आईपीसी की जो धारा 499 है उसके अनुसार मानहानि एक दंडनीय अपराध है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को 2 वर्ष अथवा उससे ज्यादा की सजा दी जा सकती है मानहानि के तहत। ठीक है, कह रहा है न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में असहमति अथवा मतभेद हो सकता है, परंतु असहमति के नाम पर किसी को प्रतिष्ठा पर हमला करना यह एक अतार्किक होता है। अब देखो आज करके अगर मीडिया को आप उठा लो, न्यूज को उठा लो, तो इसको आप आराम से इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। एक तरफ न्यायालय का कह रहा है कि जो मानहानि है वो दंडनीय अपराध है, यानी अगर आपके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज होता है तो ऐसे में जो दंड मिलेगा वो 2 वर्ष की सजा या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। दूसरी तरफ न्यायालय कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको मिलती है, मतलब आप अपने विचारों को रख सकते हैं। सपोज करिए आप अपने विचार को आज के समय में रख रहे हैं, अब ये बात तो अलग है कि 2 लोगों का विचार मिल भी सकता है और 2 लोगों का विचार एक दूसरे के अपोज भी हो सकता है, और होता भी है। कई बार ऐसे होते हैं कि हम भी अपने विचारों को रखते हैं, सामने वाला व्यक्ति भी अपने विचारों को रखता है, होता है ऐसा। ठीक है, तो अगर इस तरह के विचार रखे जा रहे हैं, ठीक है, तो उनमें मतभेद होना आम बात है। जाहिर बात, अगर विचार एक हैं तब तो एक रहेंगे और विचार अलग अलग हैं तो मतभेद होगा। तो अगर मतभेद हो रहा है तो उस मतभेद के साथ किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आना चाहिए। जबकि आज क्या होता है, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में देखते हैं, कई बार ऐसा होता है या कई बार मीडिया किसी न किसी पर हमला करते हुए ऐसा बोल ही देती है, या कोई नेता जब मीडिया से बातचीत करता है तो उस दौरान किसी व्यक्ति विशेष के प्रतिष्ठा पर हमला कर देता है गलती से या अपने बातचीत के दौरान, तो वो एक अतार्किक तथ्य माना जाता है और इसीलिए मानहानि का दावा पेश करते हैं सामने वाले, तो मैटर कहाँ चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है और फिर उसको जो है उसको पूरा करना पड़ता है। आगे देखिए और डिटेल में समझा रहा हूं मैं। कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता और मानहानि का विषय, और ध्यान समझिए, कह रहा भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता का निर्णायक महत्व होता है और मानहानि को दंडनीय अपराध बनाने से प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। अब भाई मीडिया वाले किसी के पास पहुंच गए, किसी के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में सामने वाला व्यक्ति को अगर लग रहा है कि भाई कि हमारे प्रतिष्ठा पर आंच आ रहा है, क्योंकि भाई मीडिया वाले अगर किसी से पूछताछ कर रहे हैं तो ऐसे में तो हर तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, है कि नहीं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसी ने ये कर दिया कि मानहानि एक तरह का दंडनीय अपराध है, तो ऐसे में बताओ कौन सा रिपोर्टर या कौन सा न्यूज चैनल वाला जा करके किसी की बात करेगा, तो क्योंकि वो जान रहा है कि सामने वाला भी मानहानि का दावा करेगा और फिर हमको जो है भुगतान करना पड़ेगा, या तो जेल जाना पड़ेगा या तो जुर्माना देना पड़ेगा, तो ये चीजें होंगी। तो आगे वही बता रहा है कि क्योंकि पत्रकारों के समक्ष मानहानि का भय सदैव विद्यमान रहता है, इनके अंदर डर रहता है, इसलिए मानहानि को दंडनीय अपराध की बजाय सिविल अपराध बनाने की मांग की गई थी शुरुआत में। ठीक है,
उस समय की बात बता रहा है। आगे कुछ निष्कर्ष दे रहा है, कह रहा न्यायालय के अनुसार लोकतंत्र में असहमति और उसके मध्य विभिन्नता आवश्यक है, परंतु असहमति के नाम पर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर हमला करना या उसके जीवन के अधिकारों पर हमले की भांति है, जो मूल अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कुल मिला जुला करके जो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय का जो निर्णय है वो निर्णय यही है कि आपको इतनी स्वतंत्रता दी जाती है कि आप सामने वाले से पूछताछ करो, लेकिन उसकी पर्सनल जो अधिकार हैं यानी उसके जीवन के जो अधिकार हैं उस पर हमला नहीं होना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना उचित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता, आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ रहे हैं। आगे मैं एक चीज़ और बताऊंगा, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगली टॉपिक में मैं बात करूंगा अव्यक्ति की स्वतंत्रता और देशद्रोह के मामले पर, क्योंकि आज वो काफ़ी बड़ी टॉपिक है। यहाँ पर देशद्रोह क्या है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्रद्रोह क्या है। राष्ट्रद्रोह को समझने के लिए अलग अलग जगह पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, जैसे जो आईपीसी है, आईपीसी उसके बारे में क्या बताता है, और कौन कौन से व्यवहारिक मुद्दे हैं उस पर किस तरह से आलोचना हुआ, किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और हेट स्पीच के बारे में अभी 2-3 केस पे हम लोग जो है थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें देखेंगे, तब जाके हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। और इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे अगली क्लास में अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 ये आपका समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 20 और 21 भी वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए वेट करिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास का। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, अच्छी तो लगेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटी को अभी समाप्त करना है जल्दी से, जितना भी जल्दी हो सकता है, ताकि आपका जो विषय है वो जल्दी कवर हो जाए। तो पॉलिटी में दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में आर्टिकल 1 से लेकर के अभी हम लोग मान लो 19 तक हैं, तो ये कवर हो चुका है। बीच का जो राज्य के नीति निषेध तत्व वहाँ तक बचा हुआ है। उसके आगे देखेंगे तो आर्टिकल 52 जहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, वहाँ से लेकर के लगभग जो अनुच्छेद 243 था उसके आसपास तक चीज़ें हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। 243 नहीं 343 तक चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। थोड़ी सी चीज़ें हमें आपातकाल के ऊपर बतानी है और संशोधन के ऊपर बात करना है, अनुच्छेद 370 के ऊपर बात करना है। उसके बाद ये टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक मतलब ये पूरा का पूरा पॉलिटी जो हमारा है मेन वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो आप देखते रहिए। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में आ जाइए, वहाँ पर आपको डिटेल से हर एक विषय की क्लास दी जाती है, तो आप आके देख सकते हैं। फिर से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग नए हैं वो लोग डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। इसके अलावा किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ उसको आप पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए। थैंक यू सो मच।